नमस्कार सभी को। मेरे पॉडकास्ट कुछ अनकही कहानियां, जहां हर कहानी कुछ कहती है, संघर्ष से सफलता तक की इस श्रृंखला में मैं इप्शा आपका स्वागत करती हूं। आज की कहानी उस बेटी की है जिसने अपने पिता के सपनों को अपनी सांसों में समेटा, उस औरत की जिसने समाज की जकड़ी हुई जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत दिखाई, और उस शिक्षिका की जिसने शिक्षा को केवल किताबों तक नहीं बल्कि इंसानियत और बराबरी तक पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं श्रीमती रेणु चौधरी की, न्यू विजन एकेडमी गोसाईगंज की प्रधानाचार्य एवं ओनर। रेणु जी न सिर्फ एक शिक्षिका हैं बल्कि साहस, संवेदना और बदलाव की जीवंत मिसाल है। अपने पिता की अंतिम यात्रा में उन्होंने वो किया जिसे करने की इजाजत बेटियों को आज भी आसानी से नहीं है। उन्होंने मुखाग्नि दी, उन्होंने समाज की उन परंपराओं को चुनौती दी जिनमें औरत को केवल दर्शक बनाया जाता है। यह कदम सिर्फ व्यक्तिगत साहस नहीं था बल्कि हर बेटी के लिए एक नई राह खोलने जैसा था। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी पहचान उतनी ही क्रांतिकारी है। कई बार जब अभिभावक आर्थिक तंगी में बच्चों की फीस नहीं भर पाए तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से फीस माफ की, क्योंकि उनके लिए शिक्षा एक अधिकार है, ना कि सुविधा। उनका सपना है कि बेटियां और बेटे बराबरी से पंख फैलाएं और स्कूल केवल पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि जीवन को गढ़ने का मंदिर बने। इसी जुनून और संघर्ष के लिए उन्हें विमेन आइकन अवार्ड्स जैसे सम्मान मिले हैं और जल्द ही शिक्षा के क्षेत्र में और बड़े सम्मानों से उन्हें नवाजा जाएगा। यह कहानी है रेणु चौधरी की, जो कहती हैं, मन को शिक्षित करो, मूल्यों को मजबूत करो और बच्चों को केवल परीक्षा नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार करो। नमस्कार सभी को। मेरे पॉडकास्ट कुछ अनकही कहानियां, जहां हर कहानी कुछ कहती है, में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संघर्ष से सफलता तक के तीसरे एपिसोड में मैं आज आपको रेणु चौधरी जी से मिलवाना चाहती हूँ। वह एक कामयाब महिला हैं, लेकिन क्या कामयाबी मिलना इतना आसान है, और तब जब आप एक महिला भी हो। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि लड़का नहीं होगा तो वंश कैसे चलेगा, लड़का नहीं होगा तो माँ बाप को मुखाग्नि कैसे देगा। तो रेणु जी ने ना केवल समाज की इस रीति को बहुत बड़ी चुनौती दी, बल्कि ना जाने अपने स्कूल के माध्यम से इस लड़का लड़की के भेदभाव को भी दूर करती आ रही हैं। तो मिलते हैं रेणु जी से। नमस्कार रेणु जी, आज मैं आपका स्वागत कर रही हूँ अपने इस पॉडकास्ट में। और सबसे पहले रेणु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी आप क्या कर रहे हो। आपका स्कूल में लगभग कितने बच्चे अब तक पास आउट हो चुके हैं? मेरा स्कूल न्यू विजन एकेडमी सेलूमो गोसाईगंज लखनऊ में है और लगभग 13 साल से स्कूल चला रहे हैं हम, और लगभग 4-5 हज़ार बच्चे तो अब तक पास आउट हो चुके हैं। 13 साल का ये इतना बड़ा जर्नी जी जो रहा है, ये काफी चुनौती भरा जी जी रहा जी होगा। जी तो कुछ ऐसी बात बताइए कि स्कूल जब आपने शुरू किया हो तो किस तरह की अड़चने आई, या स्कूल के दौरान भी कई तरह की अड़चने आई होंगी। 13 साल पहले जो है, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, बीएड कर रही थी, तभी पापा ने मेरे स्कूल जो है वो बनाया था। उन्होंने भी बहुत ही संघर्ष किया अपनी लाइफ में, और सिंडिकेट बैंक में वो थे, बैंक की नौकरी से ही उन्होंने स्कूल बनाया। उस टाइम पर मुझसे कहा कि मतलब स्कूल चलाना है, और स्कूल हमारा प्योर रूरल एरिया में, एकदम गांव में, और जहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं, कम से कम 10-11 किलोमीटर तक तो कोई कन्वेंस भी नहीं चलता है, अपने साधन से ही जाना होता है। उस टाइम पर 13 साल पहले हमारे पास कोई 4 व्हीलर भी नहीं थी, तो बाइक से मैं और मेरे हस्बैंड 1 साल तक हम लोग गए हैं स्कूल 36 किलोमीटर डेली 36 जाना 36 आना, बाइक से गए हैं। चाहे बारिश हो, चाहे कितनी भी ठंड हो। हस्बैंड तो कभी कभी रेनकोट पहन भी लेते थे, लेकिन मैंने तो कभी भी नहीं पहना। वो कहते भी थे कि तुम काहे की बनी हो, रेनकोट नहीं पहनती हो, लेकिन आराम से जो है चले जाते थे, क्योंकि उस समय एक ये था कि मुझे स्कूल कैसे भी करके चलाना है, उठाना है। बहुत सारे धमकी भरे फोन भी आते थे उस टाइम, तो 13 साल पहले, कभी दिन में कभी रात में। मैं बता नहीं सकती कि कौन करता था, अब आसपास के जो भी है कॉम्पिटिटर, वो या कोई और, पर बहुत सारी
मतलब ये कहिए अब्यूज तक सुनने को मिले हैं मुझे फोन पर भी। और यहाँ तक कि जब मैं घर घर गई हूँ, कन्विंसिंग करने खुद गए हैं हम, तो मैंने ये भी लोगों से सुना, क्योंकि गांव है तो गांव में इस चीज को बहुत वैसा मानते हैं। लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि ये क्या स्कूल चलाएंगी, 25 साल की लड़की ये क्या स्कूल चलाएगी, क्योंकि तब उस समय लगभग 26-27 साल उम्र थी मेरी। तो बहुत ज्यादा जो है मतलब लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। और ये भी हुआ कि क्योंकि गांव है, आसपास स्कूल भी थे, तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर भी थे हमारे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अच्छी शिक्षा हमको देनी है। और क्योंकि वहां पे स्कूल तो बहुत थे, लेकिन जैसा स्कूल होना चाहिए वैसा नहीं था। जैसा मैं सोचती हूँ कि मैंने पढ़ाई की है बचपन से अब तक, ये हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूल्स में, वैसी पढ़ाई मैं दे पाऊँ, वैसी मैंने देने की कोशिश की है अपना 13 साल पहले और आज 13 साल बाद भी, तन मन और साथ में धन सब कुछ समर्पित कर दिया। और आज भी वही करते चले आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा का तो जो कुछ भी था उन्होंने सब कुछ अपना समर्पित कर दिया था स्कूल में ही। और उनके जाने के बाद सन 2022 में उनकी डेथ हो गई थी। उनके जाने के बाद उनके सपनों को पूरा करना मेरा उद्देश्य बन गया। रेनू जी, थोड़ा सा और बचपन में चलते हैं। मतलब आप जो ये चीजें बता रही हैं ये बहुत आसान नहीं है ना। हम लोग केवल सुनते हैं कि नहीं ऐसा हो गया, स्कूल खोलना, बस हमें लगता है स्कूल खोल दिया, बच्चे आ रहे हैं, बस ये नॉर्मल। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हो, क्योंकि और भी स्कूल थे, कोई नहीं चाहता होगा कि एक और स्कूल खुले और बच्चे वहां जाएं। और जब हम पढ़ाई बहुत अच्छी दे रहे हैं, है ना, तो एक कहीं ना कहीं एक डर लोगों के अंदर आ जाता है। तो ये जो चुनौतियां जो आप बता रहे हैं, मतलब मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि ये आसान नहीं है। जब हम किसी के सफर को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि वो किस किस चुनौतियों से घिरा होगा, क्या क्या चीजें आई होंगी। तो जैसा रेनू जी ने बताया कि फोन के माध्यम से उनको कई तरह के धमकियां भी आई, बट आज वह एक सफल स्कूल चला रही हैं और ना जाने कितने बच्चों को वो पास आउट भी करा चुकी हैं अभी तक। लेकिन इसी के साथ में हम रेनू के बचपन को जानना चाहेंगे कि रेनू के बचपन में कौन था, आपके घर में कौन कौन लोग थे, कैसा रहा आपका बचपन? हम 3 सिस्टर्स हैं, मुझसे छोटी इंजीनियर है, उससे छोटी भी इंजीनियर है। दोनों लोग बाहर ही रहती हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक बैंगलोर में। तो क्योंकि ये तो अब सफलता मिली है और दोनों बहनों ने भी बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, तो वो लोग सफल हो पाई हैं। अन्यथा बचपन तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि पापा बैंक में जरूर थे, लेकिन 3 बच्चे हम लोग को पालना, अच्छी स्कूलिंग देना, और थोड़ा सा जो पापा के भाई थे उनके बच्चों को भी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, पढ़ाया लिखाया है। तो बड़ा परिवार था, सबके खर्चे उठाना थोड़ा सा पापा के लिए मुश्किल था। लेकिन हम मतलब दोनों बहनों ने अपनी मेहनत की, हमने अपनी की, सब आज सफल हैं। और बचपन में तो खैर बहुत सारे लोग ऐसा कहा करते थे कि मतलब बेटा नहीं है मम्मी पापा के, तो मम्मी को कभी कभी तो बुरा भी लगता था, कभी कभी कहीं पब्लिकली कहीं फंक्शन में उनको थोड़ा सा मैंने देखा है इमोशनल होते हुए भी। मैं मतलब कभी उस समय नहीं कहा, पर मैं बड़े होके मुझे समझ में आया कि हाँ मम्मी इमोशनल हो जाती थी कि कोई कहता है कि अरे आपके तो बेटा नहीं है, कैसे जो है आपका होगा, या क्योंकि अब तो बदलाव आ गया है, पर 20-25 साल पहले उतना बदलाव नहीं था। 30 साल पहले तब तो लोग बहुत ज्यादा सोचते थे कि अरे इनके कोई बेटा नहीं, खाली बेटियां ही बेटियां हैं। बहुत रिलेटिव्स भी कहते थे कि कोई बेटा नहीं है, बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। तो मम्मी यही कहती थी कि किस्मत में जो होगा देखा जाएगा। पर आज मेरी मम्मी और जब तक पापा थे, दोनों लोग फक्र के साथ कहते हैं, और पापा कहते थे, मम्मी आज भी कहती हैं कि मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है, जो मेरी 3 बेटियां ऐसी हैं, सफल हैं, और तीनों ने मेरा नाम रोशन किया है। ये बात मम्मी हमारी आज भी कहती हैं। और पापा थे तो पापा भी यही बात कहा करते थे। यहाँ तक कि पापा के कई सारे फ्रेंड्स भी कहते थे कि चौधरी साहब बेटियां हो तो आपकी बेटियों जैसी हो, अन्यथा ना हो। रेनू, जो आप ये बात बता रहे हो ना, हम लोग को लगता है कि समय बदल गया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण में तो अभी काफी है। इवन शहरों में भी कई बार देखने को मिलता है कि उसके रूप बदल जाते हैं, है ना। जैसे कहीं पर हो सकता है कि खाने पीने में भेदभाव होता हो, कहीं पर स्कूल भेजने में भेदभाव है, कहीं पर बाहर जाने में भेदभाव है, और कई बार ससुराल में बहू और बेटी
का भेदभाव दिखता ही है। तो ये भेदभाव के रूप अलग अलग है, बट ये शायद अभी भी चल रहा है और आगे अभी पता नहीं कितना और समय लगेगा जब हम ये कह पाएंगे कि हाँ बेटियां हैं तो हमें फक्र होना चाहिए, जो आपके माँ बाप ने आज ये भेदभाव जो है मैंने स्कूल में सबसे पहले मिटाने की कोशिश की। 13 साल पहले जो है जब भी कोई बच्चा रैंक लाता था या कोई अच्छा काम करता था तो सिर्फ बॉयज मेरे पैर छूते थे, हमेशा आशीर्वाद बॉयज लेते थे। तो मैंने सिखाया कि अगर जो लड़कियां हैं वो रैंक लाई हैं या कुछ टॉप किया है तो उन्हें भी पैर छूना है। तो पहली बार जो है लगभग 12 साल पहले एक बच्ची थी जिसने पास किया था हाई स्कूल, 82% थे, उसने आकर के मेरे पैर छुए थे। तो मुझे खुशी हुई कि मैंने थोड़ा सा बदलाव कर लिया है। उसके बाद से आज तक शायद ही कुछ लड़कियां हों जिनके घर में बहुत ज्यादा सिखाते हैं कि नहीं छूना, अन्यथा सारी बेटियां जो है, सारी बच्चियां स्कूल की कोई भी कुछ अच्छा होता है तो पैर छूती हैं। मतलब वही है, गुरु के लिए तो लड़का हो चाहे लड़की हाँ, एक समान लेकिन क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सिखाते हैं ना कि नहीं आपको पैर नहीं छूने, उन्हें पता ही नहीं कि पैर छूना भी होता है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं बहुत छोटा लेकिन एक बदलाव है। बिल्कुल, कि गुरु के लिए बेटा बेटी या लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है। भाई हम तो दोनों को बराबर शिक्षा दे रहे हैं, बराबर दोनों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो दोनों को आशीर्वाद की जरूरत है, सिर्फ लड़के को आशीर्वाद क्यों दे, बेटी को भी तो आशीर्वाद देना है हमको। रेणु जी, आपने अपने पिताजी को मुखाग्नि दिया, ये इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी परंपरा है जिसको चुनौती देना आसान नहीं है। हम तरह तरह की बातें सुनते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो पिताजी कहीं मतलब उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, ना जाने कितनी सारी परंपराएं इससे जुड़ी हुई हैं। इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। क्योंकि बचपन से जो है अपने पापा के साथ रह के पापा को तो हमने बहुत ही बेहतर ही जाना है, तो मुझे पता था कि पापा हमारे बेटी या बेटे में कोई भेदभाव कभी नहीं किया। उन्होंने हमेशा हम तीनों बहनों को जो है अच्छी शिक्षा दी, ऊपर पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने मतलब यही सोचा कि कभी सोचा ही नहीं बेटा क्या होता है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था कि ये बेटी है या बेटा है, इससे कोई उनको मतलब नहीं था। छोटी वाली बहन जो मेरी बेंगलोर में इंजीनियर है, उसको तो मतलब वो तो NTSC स्कॉलर भी है और टॉप की कंपनी में काम भी कर रही है इस टाइम पे। तो पापा को क्योंकि बचपन से हम जानते थे कि उन्हें क्या चीजें पसंद हैं और क्या नहीं पसंद है, तो जब ईश्वर ने उन्हें हमसे छीन लिया, क्योंकि वो तो बहुत ही अजीब पल था जिसको आज भी याद करके बहुत इमोशनल हो जाते हैं। 22 दिसंबर की रात थी सन 2022 की, जब वो छोड़ के हम लोग को चले गए थे, कार्डियक अरेस्ट आया था उनको। और 2 दिन घर में उनकी, क्योंकि हमको डेड बॉडी को रखना पड़ा, बहन ऑस्ट्रेलिया में थी और उसने कहा था कि इंतजार करिएगा, ऐसे ही मत उनको ले जाइएगा। तो इंतजार किया 2 दिन तक, तो खैर बहुत ही हालत खराब रही हम लोगों की। लेकिन जब अंत समय आया उनको शमशान घाट ले जाने का, तो ये हुआ कि कौन इनको देगा, अंतिम क्रिया कौन करेगा। तो मैंने कहा कि मैं करूंगी, कोई नहीं करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पापा ने जन्म हमको दिया है तो अंतिम क्रिया कोई दूसरा कैसे कर सकता है। तो मैंने बहन से भी कहा कि तुम्हें भी चलना होगा शमशान घाट। तो बीच वाली बहन जो ऑस्ट्रेलिया वाली है, उसके पास छोटा बच्चा था तो वो उस कारण से नहीं जा पाई, लेकिन छोटी वाली बेंगलोर वाली बहन, हिम्मत तो सबकी टूटी हुई थी, पर मैंने उससे कहा कि नहीं, तुम्हें हिम्मत करके चलना पड़ेगा हमारे साथ। तो वो गई वहां तक, लेकिन क्योंकि मुखाग्नि क्योंकि बड़े को देनी थी तो मैंने दी। और अंत में जब चिता को अग्नि देने का समय आया तो शायद मेरे हाथ कांप गए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं अपने ही पापा को जला रही हूँ या क्या कर रही हूँ, ऐसा फील करके। तो फिर मैंने अपनी बहन से भी कहा कि तुम भी आओ, और जो भी मेरे कजन लोग थे उन सब ने मुझे हिम्मत करके मेरा हाथ आके बढ़ाया, तब जो है मुखाग्नि मैं दे पाई। तो वो बहुत ही मतलब इमोशनल पल था, जिसको याद तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज क्योंकि बातचीत में उसको याद करना पड़ा। रेणु, ये बहुत मतलब दुखद है ना, कि अपने पिताजी को ऐसे समय में याद करना। लेकिन जो घटना आपने बताई है, मतलब ये बिल्कुल बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हम बहुत सारे बदलाव की बात करते हैं, लेकिन जब हम धर्म को चुनौती देते हैं तब वो बदलाव असली बदलाव कहा जाता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे सोचा भी हो कि ये कैसे कर रही हैं, क्या है, लेकिन मुझे कभी इस चीज से मतलब नहीं रहा कि समाज क्या सोचता है या दुनिया क्या सोचती है। मुझे जो ठीक लगता है वो मैंने किया। रेणु, आपकी 2 बातें मुझे बहुत बहुत
बहुत ही मतलब प्यारी लगी कि आपने बोला कि मेरे पिताजी ने मुझे जन्म दिया है, तो जी। कोई और कैसे उनके जी, जी। अंतिम समय में उनका अंतिम संस्कार कर सकता है। और दूसरी बात कि आपको पता था कि आपके पिताजी को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं। आप कहीं न कहीं आपके दिल में ये यकीन था कि शायद पिताजी मुझे देख रहे होंगे और ये निर्णय आपने जो लिया वो आपके साथ है। तो ये कहीं न कहीं ये जी, सफ़र वहीं पर नहीं खत्म हुआ। जी। मुझे लगा कि मैं अपने पापा तो चले गए हैं, हुँ, पर उनको मैं ऐसे ही नहीं जाने दूँगी। फिर हुँ, उसके बाद उनकी अस्थियाँ हमने हुँ, अपने इस स्कूल में हुँ, हुँ, रखी। कलश को ही पूरा हमने स्कूल में रख दिया, कहीं भी विसर्जित नहीं किया हुँ, हमने। हुँ, कलश को स्कूल में रख के उसके ऊपर उनकी मूर्ति बनवाई। हुँ, हुँ, मूर्ति लगी हुई है और उस मूर्ति का हुँ, उद्घाटन सन 2023 में हुआ था। हुँ, हुँ, और हर साल उसी दिन, हुँ, क्योंकि 22 दिसंबर की रात थी, हुँ, तो 23 तारीख लग चुकी। 23 दिसंबर को हर साल हम वार्षिक उत्सव उसी दिन मना रहे हैं हुँ, पिछले 3 साल से। बहुत बहुत ही मतलब सुंदर चीज़ है कि कहीं न कहीं मतलब हमें लगता है ना कि मरने के बाद क्या होता होगा और हर चीज़ को धर्म के साथ में जोड़ रखा है और वो ठीक है मतलब हम उसको चुनौती नहीं दे रहे हैं या उसके बारे में हर किसी की भावनाएँ का हम सम्मान करते हैं। बट ये बिल्कुल अलग है जो आपने किया और ये आसान नहीं है बिल्कुल भी। क्या जब ये सब चीज़ें आप कर रहे थे, मुखाग्नि देना और अस्थियों को अपने स्कूल में वहाँ पे मूर्ति बनाना, तो आपके रिश्तेदार क्योंकि समाज किनसे बना है? हमारे आस-पास के लोगों से, तो उन लोगों ने नहीं आपको विरोध किया कि ये क्या कर रहे हो? कुछ तो थोड़ा बहुत तो सुनने में आया कि हुँ, कहा कि हुँ, और यहाँ तक कि स्कूल में भी सुनने में आया कि ऐसे कैसे अस्थियाँ रखी जा सकती हैं, यहाँ हुँ, बच्चे पढ़ते हैं, सब हुँ, कुछ। हुँ, तो हमने कहा कि नहीं, अभी तक तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपना तन मन लगा के स्कूल हुँ, बनाया, उसकी नींव रखी, स्कूल बनाया, हुँ, हुँ, तो उनका तो अधिकार है वहाँ पर रहना। हुँ, तो मैंने कहा बच्चे हैं या स्टाफ है या पेरेंट्स हैं, हुँ, उन सबको इस चीज़ को समझना होगा। हुँ, तो धीरे-धीरे सब लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया कि हुँ। मैम ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया हुँ, है। हुँ। आज भी आपके पिताजी मतलब वहाँ पर हैं? मेरे साथ है और जब मैं हाँ। स्कूल जाती हूँ, ये वैसे बताने वाली बात नहीं है, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, जैसे ही हम लोग स्कूल पहुँचते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, हुँ, हुँ, तो हम पापा को पहले प्रणाम करते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। ये जो एक पिता और बेटी का बहुत प्यारा-सा रिश्ता है, मतलब ये शायद आज जितने भी पिता हैं, वो अगर आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं गर्व होना चाहिए कि बेटियाँ आज किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने जो मन में ठाना था कि रेनू आपको ये स्कूल चलाना है और आपने 25 साल की बहुत छोटी-सी उम्र में स्कूल को चलाया और केवल चलाया ही नहीं, आज बहुत कामयाबी के साथ में, बहुत सफलता के साथ में उस स्कूल को रन कर रही हैं। हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं रेनू। मतलब मुझे लगता है कि आपका जब इतिहास में रेनू का नाम आएगा तो उसमें ऐसी-ऐसी समाज की रीतियों को चुनौतियाँ देते हुए रेनू हमें मिलेंगी, जहाँ पे मुझे लगता है कि कइयों का विरोध आया होगा। तो थोड़ा-सा शादी को लेकर बताएँगे और कितना आपके पति का सहयोग इस पर मिल रहा है आपको या उस नहीं, समय मेरे मिला था? हस्बैंड का मुझे सहयोग पूरा मिला है। हुँ, अ, पापा, मम्मी और हस्बैंड, हुँ, हुँ, तीनों लोगों का सहयोग शुरू से स्कूल चलाने में मिला है। हुँ, हुँ, पापा तो अब नहीं रहे हैं, लेकिन मम्मी का पूरा सहयोग रहा है, क्योंकि मम्मी के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दोनों हुँ, बच्चे घर में रहते हैं हुँ, हुँ, और अगर मम्मी नहीं होंगी तो बच्चों को कौन सँभालेगा, कैसे? हुँ, अभी का तो रियल फैक्ट ये है कि मतलब मैं किचन में हुँ, मुश्किल से ही जाती हूँ। हुँ, मम्मी मुझे कभी-कभी तो ऐसे हुँ, प्लेट में खाना निकाल के दे देती हैं, अन्यथा खाना तो वो मतलब पूरा हुँ। मैनेज करती हैं। हुँ, हुँ। माँ मतलब मुझे लगता है आपके बैकबोन की तरह बिल्कुल, घर को बिल्कुल, सँभाले। अगर बिल्कुल, आप स्कूल बिल्कुल। सँभाल रहे हैं, तो हाँ। माँ ने आपका बिल्कुल। पूरा घर और को कोई भी एडवाइस भी जैसे पहले हाँ। पापा से लिया करती थी, हुँ, हुँ, क्योंकि स्कूल बनाने के बाद पापा ने पूरा मुझे सौंप दिया कि जाओ हुँ, चलाओ, वो तो बैंक में नौकरी करते थे। हुँ, हुँ, लेकिन मैं एडवाइस उनसे ज़रूर लेती थी कि पापा आप हुँ, ऐसे क्या करना है, ऐसे क्या करना है। हुँ, तो वो एडवाइस जो पापा से मिलनी अब बंद हो गई, हुँ, हुँ, वो अब मम्मी मुझे देती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। कहीं न तो कहीं माँ का हाँ। आशीर्वाद भी आपके साथ में अभी जी, तक जी, जी। रह रहा है और वो साथ में ही नहीं, वो शायद और आपके साथ भी रह रही हाँ, हैं। और जी। इसके अलावा बहुत सारे लोग का सपोर्ट है, मेरे स्टाफ का भी सपोर्ट है, क्योंकि हुँ, अकेले एक स्कूल को रन करना पॉसिबल नहीं है। हमने तो बिल्कुल। फैसिलिटीज़ दे दी, हुँ, हुँ, लेकिन हम तो ऑफ़िस तक ही सीमित रह गए। हुँ, 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 तो अगर हमारे स्टाफ का सपोर्ट नहीं है, हुँ, हुँ, चाहे वो हमारे स्कूल का हुँ, छोटा-सा वर्कर हो, चाहे वो टीचर्स हों, सभी का सपोर्ट होता है। बिना सपोर्ट के तो बिल्कुल। यहाँ तक ला पाना स्कूल को पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, ये कहीं न कहीं वही कहते हैं ना एकता में हाँ, ताकत है, तो वो टीम की एकता स्टाफ जैसे मुझसे बोलता जी। है कि मैम आप बहुत हुँ, मेहनती हैं या हुँ। अच्छी हैं, पर मैं बोलती हूँ कि नहीं, नहीं, मेरा स्टाफ अच्छा है इसलिए आगे बढ़ रहे हाँ, हाँ। हैं।
ये बहुत मतलब काइंड जेस्चर है हाँ। कि ना कि आप उनकी अहमियत उनको ये बता पाओ कि आप कितने जरूरी जी, हो जी। उनके। मतलब अभी आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं और 2 बच्चे हैं, उनको किस तरह की शिक्षा दे रही हैं? अभी 2 बच्चे हैं हमारे। बेटी मेरी हाई स्कूल में है और बेटा क्लास 1 में है। दोनों अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हैं, सिटी मोंटेसरी स्कूल में, और बेटी पढ़ती द संस्कृति स्कूल में। बाकी मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपने स्कूल में बच्चों को ऐसी शिक्षा दे पाऊँ कि जो मेरे बच्चे ले रहे हैं। पर उसमें थोड़ा सा कमी अभी भी आ जाती है हमारे एरिया में, जहाँ पर स्कूल है हमारा, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा नीचे है अभी। तो पेरेंट्स तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, कहीं 100 में 2 पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, तो होमवर्क नहीं कराते हैं बच्चों को या कुछ भी है। और मतलब जो पढ़ाई हम देना चाहते हैं वो हम तो देते हैं, हमारे टीचर्स तो पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स उस तरह के नहीं है तो घर से सपोर्ट बहुत कम मिल पाता है। और गांव में तो अभी भी ये है कि किस तरह से हाई स्कूल इंटर कर लिया लड़कियों ने, उसके बाद शादी कर दो, काम खत्म बस। तो बहुत ही कम लड़कियां ग्रेजुएशन कर पाती हैं, अन्यथा हाई स्कूल इंटर तक की सबकी शादियां ही हो जाती हैं। काफी पेरेंट्स को तो हम मोटिवेट भी करते हैं कि अभी शादी मत करिए या बच्चों को पढ़ने दीजिए, तब जाके तो वो पढ़ने देते हैं। तो स्कूल में मतलब पेरेंट्स अगर इस तरीके से आते हैं जिनका आपको पता चलता है कि अगर है, या कैसे उनको ये समझा पाते हैं कि शिक्षा क्यों जरूरी है बच्चों के लिए? हर पेरेंट्स को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। किसी को तो हम ऐसे भी समझाते हैं कि अरे आप बेटी को पढ़ाओ तो कम से कम वो 2 घर आपके जो है चलाएगी, आपके जाकर के ससुराल में जो है आपको दहेज कम देना पड़ेगा। ऐसे भी मैं पेरेंट्स को मोटिवेट करती हूँ कि दहेज कम देना पड़ेगा, आप बेटी को पढ़ाओ। और दूसरा फायदा आपका ये भी होगा कि जो आपके मतलब बेटी के बच्चे होंगे उनको ट्यूशन नहीं लगाना पड़ेगा, आप उनको बेटी आपकी पढ़ा लेगी। मतलब कैसे भी करके मैनेज करके समझाते हैं पेरेंट्स को कि आप पढ़ाओ बेटियों को, चाहे जैसे पढ़ाओ, मतलब साम दाम दंड कुछ भी करना पड़े, कि स्कूल में क्यों स्कूल और शिक्षा। बहुत सारे पेरेंट्स अगर देखेंगे तो वो सुनेंगे भी कि अच्छा हमने तो ऐसा ही किया था, तो मैम ने ऐसे कहा था। नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा है क्योंकि कम्युनिटी में जब आप जाते हैं तो वहां पे किस तरह की चीजों से लोग समझ पाएंगे, है ना। शायद ये आसान है बताना कि आप अगर पढ़ाओगे लिखाओगे वो नौकरी करेंगी तो अपना दहेज खुद बना सकते, मतलब है ना। तो वही है कि दहेज देना गलत है, लेना गलत है, बट अगर किसी माँ बाप को हम इस बहाने ये समझा पा रहे हैं कि वो बेटी को शिक्षा दे, तब मुझे लगता है इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है कि हम किसी तरीके से भी उनको कन्विंस कर कैसे भी करके मैनेज करते हैं कि आप पढ़ाओ किस तरीके से। मैं कई बेटियों की मैंने फीस भी जो है वो माफ कर रखी है। एक तो जैसे पापा थे तो एक बच्चे की मम्मी विडो थी, तो उन्होंने बोला कि हम बच्ची नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पापा ने कहा बच्ची पढ़ाइए, जब तक बच्ची पढ़ेगी तब तक उसकी फीस माफ रहेगी। उसके बाद पापा दुनिया में नहीं रहे पर उसकी फीस हमने माफ ही रखी। और इस तरह से कई बच्चों की फीस हमने माफ कर रखी है। जो भी अगर बोल देता है कि बेटी ही नहीं लड़कों की भी फीस माफ कर रखी है। जो अगर कोई कह देता है कि हमारे हस्बैंड नहीं है या हम बहुत गरीब हैं, तो इस तरीके से बहुत बच्चों की फीस माफ कर रखी है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि बच्चे पढ़ें, किसी भी तरीके से पढ़ें, बस पढ़ना चाहिए बस। आगे के क्या फ्यूचर प्लान है रेनू आपके? आगे का फ्यूचर प्लान तो ये है कि जब पापा गए थे तो उनका एक सपना था, उस सपने को बस पूरा करने का ही फ्यूचर प्लान है। और वो सपना यही था कि स्कूल को हम और आगे ले जाएं, एक दिन डिग्री कॉलेज बने। तो उनके सपने को पूरा करने के उद्देश्य से ही काम कर रही हूँ कि दिन रात स्कूल आगे ही बढ़े। और इसमें सभी का सपोर्ट मिल भी रहा है, स्टाफ का भी है, अन्य लोगों का भी है। और यही चाहती हूँ कि जैसे जितनी मेहनत मैं करती हूँ उतनी ही मेहनत मेरा स्टाफ भी करता है और करता रहे, तभी आगे बढ़ सकता है। और पापा के सपने को पूरा अकेले नहीं कर सकती हूँ मैं, उसमें सभी लोग का सपोर्ट चाहिए, चाहे वो फैमिली हो और चाहे मेरा स्टाफ हो। सभी लोग जानते हैं कि मेरे पापा का क्या सपना है और उसको दिन रात पूरा करने में लगी रहती हूँ। कभी कभी तो रात रात भर सो नहीं पाती हूँ। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है रेनू कि अपने पिताजी को सपने को लेकर आप चल रहे हैं, और हम खुद प्रार्थना करेंगे और आपका स्कूल दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे और जल्दी ही ग्रेजुएट कॉलेज आप बना पाएं इसको। जी, क्योंकि पापा जैसे मतलब पापा के जाने के बाद एक होता था ना हमारे समाज में कि एक व्यक्ति गया है तो उसका अगला कोई वंशज है, तो पापा का वंश चलता रहे, इसलिए मैंने अपने बच्चों के नाम के आगे सरनेम भी जो है, पापा का सरनेम जो चौधरी जो मेरा है वही बच्चों के आगे भी लगा रखा है कि लगे कि हाँ चौधरी साहब का वंश चल रहा है।
ये तो भी बहुत सारे लोग रिश्तेदार तो जो है जो मेरे बेटे को कहते भी हैं कि अच्छा ये तो छोटे चौधरी हैं। हाँ हाँ हाँ, ये भी एक बहुत ही अलग तरीके की चीज है ना, कि वंश लड़का ही चलाएगा, जी। जबकि अगर हम देखें तो माँ की कोख से बेटा भी जन्म ले रहा है और बेटी भी, है ना। ये सोच का केवल एक बस सोच वो का है फर्क कि हाँ, है। कि कैसे होगा। मुझे तो लगता है कि इंटर के बाद में आजकल के अगर हम बच्चे देखें, ना बेटी घर में रह रही है ना बेटे, दोनों ही बाहर निकल जा रहे हैं। तो जितने पराये हम शायद बेटियों को कहते हैं, उतने ही पराये आजकल बेटे भी दोनों ही बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, दोनों ही बाहर रह रहे हाँ हैं। हाँ, बुढ़ापे में कोई अभी कोई नहीं है। साथ में नहीं है, हमें खुद सक्षम होना पड़ेगा। हाँ। हाँ, क्योंकि बच्चे माँ बाप भी नहीं चाहते कि लेकिन बच्चे बस ये उनके है कि साथ चाहे रहें। बेटा हाँ हो हाँ, चाहे बेटी हो, उनको अपने माँ बाप का जब भी है सपोर्ट करना है। बिल्कुल हाँ। बीमार है तो उनको देखना है, इतना करना है बस, चाहे वो बिल्कुल, बेटा हो चाहे चाहे वो बेटी हो। मतलब वही है कि सक्षम जो है, मतलब माँ बाप भी नहीं चाहेंगे कि बेटा बेटी नौकरी छोड़कर आए और उनके साथ, कोई नहीं चाहेगा। वो यही कहेंगे बेटा बेटा हो या बेटी, तुम लोग नौकरी करो, हाँ जब हमें जरूरत हो तब तुम लोग खड़े रहो, जी। है ना। कोई ऐसी बात जो आपके मन में आज भी घर कर गई, आपको लगता है कि नहीं मुझे ये बताना चाहिए और लोगों को इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी? एक चीज जो मैंने अपने पापा की डेथ होने पे की थी, जी। जिसका शायद कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, कि लोग किसी की डेथ होने पर जो है वो जो भोज करते हैं, खाना खिलाते हैं। तो क्योंकि पापा की डेथ के कुछ समय पहले ही मुझे पर पापा और मैं ऐसी बातचीत में उन्होंने कहा था कि उन्हें ये नहीं पसंद है कि किसी की डेथ पर जो है वो खाना खिलाया जाए। तो वो बात मुझे घर कर गई थी, दिमाग में मेरे बैठ गई थी। जब पापा की डेथ हुई तो हमने पूजा पाठ करवाया, प्रसाद बंटवाया खीर के रूप में, लेकिन हमने खाना नहीं खिलाया। क्योंकि मुझे या उन्हें ऐसा लगता था कि खाना खिलाना शायद एक खुशी का वो है कि हमने 100 रिश्तेदार इकट्ठे किए अपने, और सब अच्छे से तैयार होकर के आए और सब हंस बोल रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो इस चीज को मैंने नहीं किया, एक तरह से बंद कर दिया। और यही चाहती भी हूँ कि हमारे परिवार में आगे भी ये ना हो, हमारी या और किसी के जाने के बाद ये चीज ना हो कि सामूहिक भोज कोई या भोजन कराया जाए, ऐसा कुछ ना हो। हाँ, एक पूजा पाठ कर लिया जाए, उसकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें याद कर लिया जाए, लेकिन जो खुशी का माहौल बना के खाना खिलाया जाता है उसको मैंने पूरी तरह से बंद कर दिया। कहीं ना कहीं मतलब इसको अगर दूसरे पक्ष में मतलब सोचे तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि हम शायद जब हम भोज करते हैं तो वो एक खुशी के उसको है, और हाँ। आप नहीं चाहते कि आपके हाँ, पिताजी बस मैंने के बंद जाने। किया, ये हाँ। जरूरी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सब लोग करें, ये अपनी अपनी सोच है, मैंने किया इसको, मुझे ऐसा ठीक लगा। नहीं बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आपके मन में होगा ना कि कुछ समय पहले ही आपके पिताजी ने ये बस बात इसीलिए बोली है ना, तो आपके मन में वो घर कर ये गया। बात मम्मी भी जानती हैं कि उन्हें ये चीज नहीं जो है पसंद थी, इसीलिए। बिल्कुल रेनू, आपके साथ बात करने में मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, और आपकी लाइफ में जितनी भी ये घटनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं आप बहुत सारी लड़कियों को प्रेरणा देगी कि उनको भी ये पता होना चाहिए कि ऐसे लोग हैं जो अब तक चुनौतियां देते आ रहे हैं समाज की रीतियों को लेकर, और आज भी कहीं ना कहीं आपका जीवन इस चीज को दिखाता है और आगे भी दर्शाता रहेगा कि आपके आने वाले जीवन में भी कई बदलाव आप देखिए, शायद कर संघर्ष पाओ। तो हर व्यक्ति के जीवन में होता है, और महिलाओं के जीवन में तो ज्यादा ही संघर्ष होता है, चाहे वो परिवार में हो चाहे बाहर निकल रही हो तब हो, हर जगह संघर्ष ही संघर्ष है। अभी तो फिलहाल मैं अपने स्कूल में ये चाहती हूँ कि जो हमारे स्कूल की बेटियां हैं वो मतलब अपनी पढ़ाई पूरी करें, पढ़ के आगे निकलें और कहीं ना कहीं माँ बाप का नाम रोशन करें। मतलब लड़कों को भी चाहती हूँ, लेकिन बेटियों को ज्यादा चाहती हूँ, क्योंकि बेटियों का अभी जो शिक्षा का स्तर है ग्रामीण क्षेत्र में वो तो बहुत ही ज्यादा नीचे है। उनको उठ के मतलब जितना ज्यादा शिक्षा ले पाए उतना अच्छा है। आने वाली जनरेशन को आप किस तरीके का संदेश देना चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं, या महिलाओं को आप किस तरीके का संदेश देना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेटियां हो चाहे बेटे हों, इस उसमें ना रहे कि नहीं हम पढ़ाई पूरी करेंगे तो हमारी कहीं नौकरी लग जाएगी, नौकरी करेंगे। बेटियां अक्सर क्या करती हैं कि ग्रेजुएशन कर लिया या पीजी कर लिया तो हमें आगे चल के बीएड कर लेना है, टीचर बन जाना है, या नर्सिंग कर लेना है, नर्स बन जाना है। ऐसा मत सोचो, ये भी सोचो कि हम कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि महिलाएं बिजनेस के क्षेत्र में बहुत अभी कम बिजनेस करती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियां जो है वो आगे
खुद सक्षम हो कि बिजनेस करें कोई, जैसे कि लड़के हैं आराम से बिजनेस कर लेते हैं, लड़कियों को बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है कि जरूरी नहीं कि हम नौकरी पे डिपेंडेंट रहें। कई बार होता है ना, माँ बाप कहते हैं कि कौन सा ये नौकरी करने लग जाएगी ना, नौकरी इतनी आसान नहीं है मिलना। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा है कि छोटे छोटे काम को आप बहुत सारे लघु उद्योग है जिनको कर सकते हैं बच्चे। अपना पार्लर खोलिए और सिलाई कढ़ाई का काम सीखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिनको बेटी आगे कर सकती हैं। लेकिन उन सबके लिए भी शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना तो कोई भी चीज नहीं पॉसिबल है, चीज पॉसिबल नहीं है। और कभी मतलब जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, तो उनको ये नहीं सोचना कि हम उनके जैसे बनना है, उनके जैसे बनना है। हमको ऐसे बनना है कि लोग हमारे जैसे बने। खुद ऐसा कुछ करना है कि लोग आपको आइडियल माने। दूसरे को आइडियल मानने की जरूरत नहीं, आप खुद आइडियल बन के दिखाइए। बहुत 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 प्यारी बात बोली रेनू कि हम दूसरे जैसे क्यों बने, दूसरे क्यों नहीं हमारे जैसे बने, है ना। तो बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद में भी यही सोचती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जैसे कि बच्चे मतलब आइडियल मानते हैं मुझे, या मैं चाहती हूँ कि और मुझे आइडियल माने। मैं नहीं सोचती कि मुझे उनकी तरह बनना है, उनकी तरह बनना है। मुझे जो ठीक लगता है मैं वो करती हूँ, और बस यही सोचती हूँ, मेहनत पे भरोसा करती हूँ कि मेहनत करनी है, बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। इसी बहुत ही प्यारी बात के साथ कि हमें अपना आइडियल शायद खुद बनना चाहिए। हमें समाज के सामने इस तरह की प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए कि लोग हमारे जीवन से प्रेरणा ले पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली मैं बचपन में ना वकील बनना चाहती थी। जी। तो मैंने एलएलबी नहीं किया क्योंकि मैंने बीएड किया था स्कूल चलाने के लिए। तो स्कूल रन हो गया। उसके बाद मेरा सपना कहीं ना कहीं रह गया था कि मुझे वकील बनना है। तो मैंने स्कूल चलाते हुए भी 4 साल पहले एलएलबी कंप्लीट किया है। बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, और हम पूरे जीवन पढ़ सकते हैं। पूरा जीवन ही हम कोई ना कोई एजुकेशन ले सकते हैं, कोई ना कोई डिग्री ले सकते हैं। तो मैं ये भी प्रेरणा बच्चों को देना चाहती हूँ कि ये मत सोचिए बच्चियां कि शादी हो गई हमारी, अब कैसे हम पढ़ेंगे। शादी के बाद भी आप पढ़ सकते हो। आपको सिर्फ मैनेज करना है, अपना घर मैनेज करिए, बच्चे मैनेज करिए और पढ़िए, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे उतना ही आप एक कामयाब बन पाओगे। बिल्कुल रेनू, बहुत अच्छी बात है ये कि वही है ना कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, है ना। और थोड़ा संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, है ना। कि अगर एक महिला का जीवन आसान नहीं है और उससे थकना भी नहीं है ना, आसान किसी का जीवन नहीं है। क्योंकि जब मैं एलएलबी कर रही थी तो उस टाइम पे स्कूल भी देखना था, और इत्तेफाक से जो मेरा बेटा है वो भी था पेट में, तो मैं उसको लेके पेपर देने जाती थी। मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी कि स्कूल भी देखना है और पेपर भी देना है। सब लोग कहते थे कि कैसे करोगी, कैसे पॉसिबल है तुम्हारे लिए, कि मतलब ऐसी भी हालत है। और डॉक्टर ने बोल दिया था कि कंप्लीट बेड रेस्ट आपको करना है, बेड से हिलना नहीं है। पर डॉक्टर से झूठ बोल करके मैं हॉस्पिटल जाती तो स्कूल जाती थी। रेनू आसानी से कैसे चीजों को छोड़ देगी। मैं किसी से हार नहीं मान सकती हूँ। ये चीज सभी मेरे घर में जानते हैं कि कोई एक चीज मैंने अगर पकड़ी है तो उसको करके छोड़ना है मुझे, उस एम को पूरा करना है चाहे जैसे। अगर स्कूल में भी कोई सोची है कि मुझे इस चीज को करना है, तो उसको फिर कैसे करना है, मुझे दिन रात उसी पे मैं काम करती हूँ। शायद इसीलिए मैं बताना भूल गई कि अभी 2-3 जगह मुझे जो है वो सम्मान मिलने वाला है। अच्छा, हाँ, कहाँ पे अगर आप बताना चाहें जी तो? जी, अभी एक जो है दिल्ली में मिलने वाला है मुझे सम्मान उत्कृष्ट शिक्षा के लिए, और उसके बाद मुंबई में है, उसके बाद लखनऊ में है। 3 जगह मिलने वाला है। हम तो और 2-3 जगह मिल भी चुका है पहले। कहाँ पे मिल चुका है रेनू आपको? अभी एक वुमेन आइकन अवार्ड्स था, तो उसने मुझे सम्मानित किया गया है बेस्ट एजुकेटर के लिए, और बाकी ये मिलने वाला है। और बाकी आइकन सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी काम करते रहते हैं समाज के लिए। जी जी, मतलब कुछ एनजीओ से कनेक्ट होकर कुछ, जिसमें मैं यही बताती हूँ, वहां पर मेरा यही काम है कि महिलाओं को बिजनेस करना चाहिए, महिलाओं को बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए। केवल एक जगह ना देखकर कम से कम 2-3 ऑप्शन लेके चलना चाहिए। क्योंकि लड़कियां केवल नौकरी तक ही सीमित रहती हैं कि नौकरी मिली तो ठीक है, वरना शादी हो गई। और नौकरी इतना नहीं पॉसिबल है, अगर तो कम से कम हम कोई ना कोई अपना एक हुनर सीखें ऐसा, जिससे हम कोई बिजनेस कर सकें।
एक हुनर तो मतलब हर व्यक्ति को आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। हर महिला को एक हुनर ऐसा आना चाहिए, चाहे वो अच्छा खाना ही बना लेती हूँ तो आप टिफिन सर्विस कर सकते हैं, आपने पार्लर का सीखा तो पार्लर कर सकते हैं, आपको सिलाई कढ़ाई आती है तो आप घर में सिलाई कढ़ाई का खोल सकते हैं। कोई एक हुनर ऐसा सीख ले कि जिससे हमारे जो है, क्योंकि गांव में जो गांव की बेसिक एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है बच्चों की, लड़कियों की, तो वो इतना आसान नहीं है उनकी नौकरी लगना। तो मैं चाहती हूँ कि वो एक हुनर सीखे ताकि वो कोई बिजनेस कर सके, बिजनेस करेंगी, खुद में सक्षम होंगी तो कह पाएंगे कि पापा मुझे भी शादी नहीं करनी है, तो आगे निकल पाएंगी। नहीं, बिल्कुल सही कहा रेनू कि लड़कियां केवल शादी करके ही ना बैठे है ना, मतलब वो कभी भी चाहे वो शिक्षित हो सकती हैं, इसके अलावा कोई भी स्किल को डेवलप करके, और पढ़ाई के साथ साथ कोई भी एक कोर्स ऐसा जो उनका स्किल डेवलपमेंट कर सके, और साथ में जब भी उनको लगे कि हाँ मैं तैयार हूँ या मुझे करना चाहिए, तो वो नौकरी ना भी सही तो बिजनेस के सहारे वो देखिए बिजनेस करेंगी तो अपने हस्बैंड का सपोर्ट ही करेंगी, और जो भी फैमिली होगी, उनके ससुराल होगा, उसका सपोर्ट ही करेंगी वो। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वही, जब हम आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, है ना, कोई एक महिला जब आर्थिक रूप से सक्षम होती है तब मुझे लगता है कि उसके अंदर आत्मविश्वास ज्यादा आता है। तो अगर लड़कियां आगे बढ़कर इस तरीके का कोई काम कर सकें, इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। तो इसी के साथ मैं आप सबको रेनू की आज समुदाय में कई तरह के बदलाव ला रही हैं, शिक्षा के माध्यम से लोगों को ये बता के कि केवल नौकरी ही नहीं, कई स्किल के माध्यम से वो बिजनेस भी खोल सकती हैं, और उनके जीवन से जो हमको प्रेरणा मिलती है कि शिक्षा का कोई भी उम्र नहीं है ना, कभी भी कोई भी शिक्षा ली जा सकती है। तो ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप सबसे मुझे बस एक रिक्वेस्ट ये करनी है कि हम आसपास के अपने किसी भी, अगर हम 10 बच्चों को उनके माँ बाप से बात कर पाएं और उनको इस बात पे कन्विंस कर सकें कि शिक्षा क्यों जरूरी है, चाहे वो लड़का हो और चाहे वो लड़की। तो इसी के साथ मेरे इस एपिसोड से हम विदा लेते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। मेरे पॉडकास्ट का नाम है कुछ अनकही कहानियां, जहां हर कहानी कुछ कहती है। नमस्कार।